कारम मैं कृष्ण कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि कोविड-19 के कारण हमारी ऑफलाइन कक्षाएं संभव नहीं हैं, अतः हमारे पास इस समय एकमात्र विकल्प ऑनलाइन कक्षाओं का ही है। हम इतने दिन भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे, किंतु जैसे अभी संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसे लगता है कि शायद अपने नवंबर में भी कक्षाएं न लग पाए। अतः हम अपने सिलेबस को थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो आज इसी क्रम में हम महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम के बारे में चर्चा करेंगे। अपने पाठ्यक्रम में कुमार संभवम का पहला सर्ग है और कुमार संभवम में कुल 17 सर्ग हैं, किंतु ऐसे माना जाता है कि इनमें से प्रमाणिक सर्ग 8 ही है, अर्थात 8 सर्ग ही कालिदास ने रचे हैं, बाकी किसी अन्य कवियों के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसमें एक प्रमाण यह भी है 8 सर्ग होने का कि मल्लीनाथ सूरी ने जो संजीवनी टीका लिखी है वह 8 सर्गों पर हमें उपलब्ध होती है। और अपने महाकाव्य का जो नाम है कुमार संभवम, अर्थात कुमार का जन्म, कुमार की उत्पत्ति, वह 8वें सर्ग तक हो जाती है। तो ऐसा हम मानते हैं कि कालिदास द्वारा रचित इनमें 8 सर्ग ही है, वैसे 17 सर्ग उपलब्ध होते हैं। इनमें प्रथम सर्ग में महाकवि ने काव्य का प्रारंभ हिमालय के वर्णन से किया है। आपको मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था कि कालिदास जन्म के समय, अपने बचपन के समय पढ़े लिखे नहीं थे और छलपूर्वक इनका विवाह एक विद्योत्मा नाम की कन्या से करवा दिया गया था विद्वानों के द्वारा। और महाकवि कालिदास उस समय मूर्ख थे, तो विद्योत्मा ने इनका अपमान किया और कवि पर काली की कृपा से इनमें कवित्व का आविर्भाव हुआ। और बाद में जब कालिदास जी विद्योत्मा के पास जाते हैं और द्वार खोलने के लिए कहते हैं, तब विद्योत्मा जब उनकी आवाज़ को सुनती है तब वह कहती है अस्ति कश्चित वाग विशेषः, यह तो कोई विशिष्ट वाणी सुनाई दे रही है। और महाकवि कालिदास ने इन्हीं 3 शब्दों पर 3 महाकाव्यों की जो रचना की है, प्रारंभ इन्हीं 3 शब्दों से होता है, अस्ति कश्चित वाग। इनसे अस्थि से अपने कुमार संभवम की शुरुआत अस्थि से की गई है। इसी प्रकार वाक विशेष है, उनमें वाक शब्द से रघुवंश महाकाव्य का प्रारंभ किया गया है और कश्चित शब्द से मेघदूतम जो खंड काव्य है, इनकी रचना कश्चित से प्रारंभ की गई है। तो अपने जो कुमार संभवम महाकाव्य है, इनका प्रारंभ अस्थि से किया गया है। तो अपने प्रथम सर्ग में महाकवि कालिदास ने हिमालय के भव्य वर्णन से प्रारंभ किया है महाकाव्य का। इसमें बताया गया है, लगभग 20 पद्य में कवि ने हिमालय का वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि हिमालय औषधियों एवं रत्नों का भंडार है और इनमें गुण ही गुण है और थोड़े बहुत
थोड़े बहुत जो अवगुण हो सकते हैं, जैसे बर्फ़ से ढका रहता है, यह एक प्रकार से हिमालय की कठोरता है। तो इस प्रकार के जो कुछ अवगुण हैं वह उसी प्रकार छिप जाते हैं। जैसे चंद्रमा में एक कलंक दिखाई देता है, किंतु चंद्रमा औषधियों का भंडार है और सारे गुण ही हैं, तो ये एक अवगुण छिप जाता है। वैसे ही हिमालय में भी जो एक अवगुण है, जो कठोर ठंड पड़ती है, वह अवगुण अन्य गुणों के आगे छिप जाता है। और इसमें महाकवि ने हिमालय की महानता का वर्णन किया है कि यह तुच्छ लोग होते हैं, उनकी भी मदद करते हैं। इनका हृदय बड़ा विशाल है। जैसे एक पद्य में आया है कि अंधकार है वो दिन के समय में सूरज के भय से हिमालय की गुफाओं में छुप जाता है, किंतु हिमालय ऐसा नहीं सोचते हैं कि अंधकार जैसे तुच्छ लोगों को शरण न दे, और अंधकार को भी अपनी गुफाओं में शरण देता है। तो कुल मिलाकर के लगभग 20 पद्य में महाकवि ने हिमालय का वर्णन किया है, और यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा में आ सकता है ये प्रश्न कि हिमालय का वर्णन कीजिए महाकवि कालिदास के कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के अनुसार। इसके पश्चात महाकवि कालिदास ने बताया है कि हिमालय का विवाह मैना से होता है, और तत्पश्चात इनके एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है। पुत्र का नाम मैनाक है और पुत्री का नाम पार्वती है। यह भी बताया गया है कि पार्वती अपने इससे पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री थी और उनका नाम सती था, और सती का विवाह शंकर से हुआ था। तो इसके पश्चात महाकवि ने पार्वती के क्रमशः युवावस्था को प्राप्त करने के बारे में बताया गया है, और पार्वती के यौवन के बारे में बताया है। बचपन में पार्वती का कैसा जीवन व्यतीत होता है, किस प्रकार से अपना मनोरंजन करती है, और कवि ने व्यापक रूप से पार्वती के सौंदर्य का वर्णन किया है। और महाकवि कालिदास ने पार्वती को पद्मिनी के रूप में विभूषित किया है। और इस सर्ग के अंतिम पद्यों में नारद जी का आविर्भाव होता है, और नारद जी हिमालय के पास आते हैं और पार्वती को देखते हैं और बताते हैं कि पार्वती का विवाह इस जन्म में शिव से होगा। और इसके पश्चात नारद जी के वचनों पर विश्वास करके पार्वती के पिता ने पार्वती की 2 सखियों के साथ पार्वती को शिव की सेवा के निमित्त शिव के पास भेज दिया है। इस प्रकार से यह प्रथम सर्ग की पाठ्यवस्तु है। इसमें अपने पद्य को जो भी अपने पाठ्यक्रम में है, इनके अनुवाद और व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से आपके जो प्रश्न बनने की संभावना है, उनमें आ सकते हैं आपके 2 प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो यह बनता है कि हिमालय का वर्णन कीजिए कि महाकवि कालिदास के अनुसार कुमार संभवम के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु के अनुसार हिमालय का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न पार्वती के सौंदर्य के वर्णन से संबंधित है। और तीसरा जो बड़ा प्रश्न आपके पहले भी आते रहे हैं, इस बार भी आ सकता है, कालिदास की उपमा के वैशिष्ट्य का वर्णन। ये 3 आपके प्रश्न में से कोई न कोई एक प्रश्न मेरे विचार से आ ही जाएगा। और इसके अलावा छोटे प्रश्नों में कालिदास का सामान्य परिचय आ सकता है, उनका जन्म स्थान कौन सा है, जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ था,
और इसके अलावा कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं इसके बारे में भी प्रश्न आ सकते हैं। तो यह अपने पाठ्यक्रम में मुख्यतः प्रथम सर्ग ही है, किंतु कुमार संभवों की कथा वस्तु के बारे में आपको सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। तो प्रथम सर्ग की कथा वस्तु के बारे में आपको बताया कि हिमालय का वर्णन, पार्वती का जन्म, पार्वती के सौंदर्य का वर्णन, और वहाँ पर नारद जी का आकर के यह बताना कि शिव का विवाह पार्वती से होगा। अतः पार्वती के पिता हिमालय पार्वती को उनकी सखियों के साथ शिव की सेवा के लिए भेज देते हैं। द्वितीय सर्ग में यह आता है कि तारकासुर के भय से पीड़ित होकर के देवगण हैं वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि मैं उनको वरदान दे चुका हूँ, इसलिए मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, किंतु आप प्रयास कीजिए कि शिव का पार्वती से विवाह करवाइए और उनसे जो संतान होगी वह तारकासुर का वध करेगा। उसके पश्चात ये द्वितीय सर्ग में यही कथा वस्तु है। तृतीय सर्ग में देवताओं के द्वारा प्रयास किया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से इंद्र प्रयास करते हैं कि कैसे ही हो शिव की पार्वती के प्रति काम भावना जागृत हो और शिव पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए कामदेव को तैयार करते हैं और शिव के पास भेजते हैं कामदेव को इंद्र, किंतु इसमें कामदेव सफल नहीं हो पाते हैं और सम्मोहक नामक बाण चढ़ाता है कामदेव, किंतु इससे शिव पर कोई फर्क नहीं पड़ता और कामदेव को शिव अपने तृतीय नेत्र से भस्म कर देते हैं। और ऐसी स्थिति देख करके देवताओं को बड़ी निराशा होती है और हिमालय भी अपनी पुत्री पार्वती को वापस अपने पास बुला लेते हैं। चतुर्थ सर्ग में कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति का करुण विलाप हमें दिखाई देता है और अंत में एक आकाशवाणी होती है। ये बताया जाता है कि शिव जी का जब पार्वती से विवाह हो जाएगा तो कामदेव पुनः जीवित हो जाएंगे और इससे जो रति है जो कामदेव की पत्नी है उनको अपने पति से फिर से मिलने की आशा जागृत हो जाती है। और जो एक बार रति ने निर्णय लिया था कि मैं स्वयं अपने पति के लिए सती हो जाऊंगी और अपने शरीर को नष्ट करने का सोचती है, वह एक बार त्याग देती है नष्ट करने का विचार। पंचम सर्ग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पाठ्यक्रम में भविष्य में आप किसी भी प्रकार का एग्जाम देंगे, परीक्षा देंगे, इस सर्ग में से बहुत प्रश्न आते हैं और पाठ्यक्रम में भी यह आपको मिलेगा यह सर्ग। इसमें पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन है। शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती कठोर तप करती है और बहुत प्रयास करते हैं शिव की ये पार्वती वास्तव में कितना मन लगाकर तपस्या करती है। ये तब शिव एक ब्रह्मचारी के वेश में जाते हैं पार्वती के पास और शिव के बारे में ही उल्टा सीधा बोलते हैं। तो पार्वती कहती है, उनको वहाँ पार्वती को जब शिव अपने वास्तव में तो शिव होते हैं, किंतु शिव एक ब्रह्मचारी के वेश में पार्वती के पास जाते हैं और पार्वती से तपस्या का कारण पूछते हैं। तब पार्वती बताती है कि मैं शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और शिव जैसा पति प्राप्त करना है तो तपस्या करनी ही पड़ेगी। तब ब्रह्मचारी के वेश में जो शिव आते हैं वे शिव के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और पार्वती उनका खंडन करती है और अंत में शिव पार्वती से प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। और इतना ही इसमें मुख्य रूप से हैं। और छठे
जो सर्ग है, छठा सर्ग है, इसमें शिव सप्त ऋषियों को हिमालय के पास भेजते हैं विवाह के प्रस्ताव, और विवाह की स्वीकृति हिमालय के द्वारा दे दी जाती है। और सप्तम सर्ग में विवाह का वर्णन है शिव और पार्वती के, और बारात की विदा हो जाती है। शिव वहीं रुकते हैं अपने ससुराल में, लगभग 1 महीने तक वहीं ससुराल में रहते हैं, और पार्वती भी उनके साथ ही रहती हैं, और उनकी भोग विलास का वर्णन भी इसमें मिलता है। और ये जो अष्टम सर्ग है, इसके बारे में जो विद्वान लोग हैं, कवि लोग हैं, इनमें महाकवि कालिदास की आलोचना करते हैं कि इसमें शिव एवं पार्वती जो हमारे लिए सम्माननीय हैं, उनके बारे में, उनके भोग विलास के बारे में जो चर्चा की गई है वो उपयुक्त नहीं है। और तो इसमें यहीं तक कथा समाप्त हो जाती है अष्टम सर्ग में। किंतु इसमें प्रमुख बात यह है कि जब अष्टम सर्ग में कथा समाप्त होती है तो वहाँ लगता है कि कुछ कथा अधूरी रह गई है। तो इसमें 2 तर्क है कि एक तो यह है कि यहाँ पर महाकवि कालिदास ने शिव और पार्वती के बारे में बहुत ज़्यादा भोग विलास के बारे में वर्णन किया है। तो कहा जाता है कि माता पार्वती ने कालिदास को श्राप दे दिया था, तो इसके बाद आगे नहीं लिख पाए थे यह है ग्रंथ। और दूसरा यह भी है कि दूसरे जो कवि लोग हैं वे भी इनकी आलोचना करते हैं इस बारे में, तो बताते हैं कि ये काव्य यहीं तक है। वैसे 17 सर्ग मिलते हैं और इसमें आगे की कथा का विस्तार है, पर अपने मुख्य रूप से प्रथम सर्ग पाठ्यक्रम में है। आप मुख्य रूप से इस वर्ष प्रथम सर्ग पर ध्यान दें, बाकी सामान्य कथा वस्तु का आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर बताता हूँ, इस बार महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव का प्रथम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है, और इसमें मुख्य रूप से 3 प्रश्न है। हिमालय का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य का वर्णन, इसके अलावा कालिदास का उपमा वैशिष्ट्य, और जो इसमें अपने पद्य है इनकी सामान्य व्याख्या या अनुवाद आ सकते हैं। ठीक है, आज इस कालांश में इतना ही। धन्यवाद।